आइए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि भारत के सबसे बड़े सूबे की पूरी राजनीति को समझने के लिए बहुत जरूरी है। हम उन जटिल, ऐतिहासिक, धार्मिक और राजनीतिक कारणों को डिकोड करेंगे जिन्होंने उत्तर प्रदेश के एक आम से युवा को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचा दिया। तो इस पूरे सफर को अच्छे से समझने के लिए हम कुछ अहम पड़ावों से गुजरेंगे, जैसे कि अजय से योगी बनने तक का सफर, गोरखनाथ मठ का ऐतिहासिक बदलाव, गोरखपुर यूनिवर्सिटी का वो मशहूर गैंग वॉर, फिर हिंदू युवा वाहिनी का बनना, उनका सत्ता पर कब्जा और आखिर में सीएम की कुर्सी तक पहुंचना। चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। भाग 1, अजय से योगी तक। कहानी शुरू होती है साल 1972 से, जब उत्तराखंड में अजय बिष्ट का जन्म हुआ और यही अजय आगे चलकर भारत की राजनीति में एक बेहद ताकतवर हस्ती बन गए। अगर हम इस सफर के शुरुआती दौर पर गौर करें तो 1992 में अजय बिष्ट ने कॉलेज में छात्र राजनीति के लिए हाथ आजमाया। उन्हें जब टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। फिर 1993 के आसपास वो गोरखपुर पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात हुई महंत अवैधनाथ से और यहीं से सब कुछ बदल गया। उनके सानिध्य में रहते हुए 1994 में महज 21 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया और बन गए योगी आदित्यनाथ। दिलचस्प बात यह है कि सोर्स बताते हैं कि उनके परिवार को भी इस बात की खबर महीनों बाद अखबारों के जरिए ही लगी थी। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। भाग 2, गोरखनाथ मठ का विकास। देखिए, योगी आदित्यनाथ के इस उदय को आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप उस संस्था के नाटकीय बदलाव को ना समझें जो उन्हें विरासत में मिली थी। अगर हम नाथ संप्रदाय के मूल इतिहास की बात करें तो स्रोत बताते हैं कि इसकी शुरुआत एक बेहद समावेशी और सेक्युलर जगह के तौर पर हुई थी। यहां कोई मूर्ति पूजा नहीं होती थी, बल्कि ये निर्गुण भक्ति और योग साधना का केंद्र था। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि शुरुआत में इस मठ की दीवारों पर गोरखवाणी के साथ साथ कबीर की वाणियां भी लिखी हुई थीं। तो फिर बदलाव कैसे आया? डॉक्यूमेंट्री इन दोनों दौर के बीच एक बहुत साफ लकीर खींचती है। जहां पुरानी नाथ परंपरा में मुस्लिम जोगियों का भी खुले दिल से स्वागत होता था, बल्कि कई मुस्लिम आज भी नाथ परंपरा के भजन गाते हैं, वहीं 1940s के दशक में चीजें बिल्कुल पलट गईं। महंत दिग्विजय नाथ के नेतृत्व में मठ का तेजी से राजनीतिकरण शुरू हुआ और इसका सीधा जुड़ाव हिंदू महासभा के साथ हो गया। 1949 के बाद से इस बदलाव की रफ्तार और तेज हो गई। राम मंदिर का मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आना शुरू हुआ। फिर आगे चल के महंत अवैधनाथ ने इस आंदोलन की कमान संभाली और धर्म संसदों के जरिए इसे एक बड़े मुकाम तक पहुंचाया। इन सभी घटनाओं ने धीरे धीरे गोरखनाथ मठ को राजनीतिक हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा नर्व सेंटर यानी मुख्य केंद्र बना दिया। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ। भाग 3, गोरखपुर का कैंपस और गैंग वॉर। अब एक तरफ मठ में ये बड़े धार्मिक बदलाव हो रहे थे और ठीक उसी वक्त 20वीं सदी के बीच में गोरखपुर की लोकल पॉलिटिक्स में संस्थाओं पर कब्जे के लिए एक खूनी खेल चल रहा था। हुआ यूं कि उस वक्त नई नई बनी गोरखपुर यूनिवर्सिटी पर नियंत्रण को लेकर एक बड़ा विवाद छिड़ गया। सोर्स के मुताबिक एक तरफ था महंत दिग्विजय नाथ के नेतृत्व वाला ठाकुर गुट और दूसरी तरफ थे कलेक्टर SNM त्रिपाठी के समर्थन वाला ब्राह्मण गुट। इसी टकराव ने गोरखपुर में एक ऐसा गैंग वॉर शुरू कर दिया जो दशकों तक चला और जिसमें हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही जैसे बड़े बाहुबली आमने सामने आ गए। ये वर्चस्व की लड़ाई तब अपने चरम पर पहुंची जब 1997 में श्री प्रकाश शुक्ला नाम के एक नए बाहुबली ने बीच सड़क पर ठाकुर नेता वीरेंद्र प्रताप शाही की हत्या कर दी। इस एक घटना ने गोरखपुर में ठाकुरों के बीच लीडरशिप का एक बहुत बड़ा वैक्यूम यानी खालीपन पैदा कर दिया और यहीं से जरूरत महसूस हुई एक नए और दमदार चेहरे की। अब हम अपने चौथे पड़ाव पर हैं। भाग 4, हिंदू युवा वाहिनी। इसी खालीपन को भरने के लिए युवा योगी आदित्यनाथ ने कदम आगे बढ़ाया। उन्होंने कैंपस की राजनीति और युवाओं की लामबंदी का ऐसा बेहतरीन इस्तेमाल किया कि उनकी एक बिल्कुल अपनी स्वतंत्र राजनीतिक जमीन तैयार हो गई। महज 26 साल, जी हां, सिर्फ 26 साल की उम्र में अपने गुरु महंत अवैधनाथ की राजनीतिक विरासत को संभालते हुए वो 1998 का चुनाव जीतकर देश के सबसे कम उम्र के सांसद बन गए। अब वो सांसद तो बन गए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी से उन्हें कड़ी टक्कर मिल रही थी और उनकी जीत का मार्जिन कम हो रहा था। इसे देखते हुए 2002 में उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी बनाई। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह संगठन RSS या बीजेपी का हिस्सा नहीं था।
ये पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ के प्रति वफादार युवाओं का एक बेहद आक्रामक संगठन था, जिसने पूर्वांचल में उनके प्रभाव को कई गुना बढ़ा दिया। लेकिन इस आक्रामक मोबिलाइजेशन का एक नतीजा ये भी हुआ कि इलाके में कई बार सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ। डॉक्यूमेंट्री विस्तार से बताती है कि कैसे जनवरी 2007 में मुहर्रम के जुलूस को लेकर हुई एक झड़प के बाद योगी आदित्यनाथ के एक भाषण ने हालात को भड़का दिया। इसके बाद दंगे भड़क उठे और उस वक्त की राज्य सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 11 दिनों तक गोरखपुर की जेल में रहना पड़ा। जेल से बाहर आने के बाद का वाकया काफी अहम है। 2007 में ही जब वो वापस संसद पहुंचे तो बोलते बोलते रो पड़े थे। उन्होंने कहा था, मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है। ये वो पल था जब एक आक्रामक नेता अपनी सुरक्षा हटाए जाने और गिरफ्तारी पर बेहद भावुक नजर आया। पर दिलचस्प बात यह है कि इस घटना ने उनके राजनीतिक करियर पर ब्रेक लगाने के बजाय उसे एक नई ही दिशा दे दी। और यहीं से शुरू होता है हमारा 5वां हिस्सा, भाग 5, राजनीतिक सत्ता पर उनकी मजबूत पकड़। तमाम कानूनी और राजनीतिक अड़चनों के बावजूद उन्होंने अपने लोकल नेटवर्क और रोजाना लगने वाले जनता दरबार का ऐसा इस्तेमाल किया कि गोरखपुर में उनका रुतबा एकदम अजेय हो गया। उनकी चुनावी जीत के आंकड़े खुद ब खुद पूरी कहानी बयां कर देते हैं। 1998 में उनकी जीत का अंतर सिर्फ 26,000 वोटों का था, लेकिन 2004 आते आते ये मार्जिन 1.42 लाख हो गया और 2009 में तो 2.2 लाख के पार चला गया। जनता दरबार में वो बिना किसी भेदभाव के जो लोगों की मदद करते थे, उसने उन्हें वहां एक मसीहा जैसी पहचान दिला दी थी। अब गोरखपुर में इस बेतहाशा लोकप्रियता ने उन्हें इतनी ताकत दे दी थी कि वो अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को भी आंख दिखा सकते थे। इसका एक बड़ा उदाहरण 2011 में देखने को मिला, जब बीजेपी ने भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे एक पूर्व बसपा नेता को पार्टी में लिया तो योगी ने सीधे बगावत कर दी। उन्होंने खुलेआम कह दिया कि फैसला नहीं बदला तो वो अपनी अलग पार्टी बनाकर लड़ेंगे, और नतीजा, पार्टी आला कमान को झुकना पड़ा। अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, भाग 6, मुख्यमंत्री पद तक का सफर। साल 2014 तक देश की राजनीति का मूड काफी बदल चुका था और ये बदला हुआ माहौल योगी आदित्यनाथ के उस आक्रामक हिंदुत्व वाले ब्रांड पर बिल्कुल एकदम फिट बैठ रहा था। 2014 के यूपी उपचुनाव में बीजेपी ने इस बात को भुनाया भी। उन्होंने योगी को अपना मुख्य प्रचारक बना दिया। सोर्स के मुताबिक इसके पीछे रणनीति यही थी कि उनकी कट्टर छवि का इस्तेमाल करके वोटर्स को यह मैसेज दिया जाए कि पार्टी अपने हिंदुत्व के मूल एजेंडे से बिल्कुल नहीं भटकी है। उनके भाषणों ने ध्रुवीकरण को और तेज कर दिया। और फिर आया साल 2017 का यूपी विधानसभा चुनाव। बीजेपी ने बिना किसी सीएम चेहरे के चुनाव लड़ा और एक बम्पर मेजॉरिटी हासिल की। शुरू में लग रहा था कि मनोज सिन्हा मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन पार्टी के अंदर ही उन्हें लेकर भारी विरोध शुरू हो गया। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने आरएसएस के समर्थन का बेहतरीन इस्तेमाल किया। लंबी बैठकों और पर्दे के पीछे चली राजनीति के बाद आखिरकार 17 मार्च को योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुन लिए गए। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए वो ये है कि कैसे एक ऐसा मठ जिसकी नींव कबीर की वाणी और सेक्युलर सोच पे रखी गई थी, वो कुछ दशकों के अंदर पूरी तरह से बदल गया। और उस एक संस्थागत बदलाव ने न सिर्फ उत्तराखंड के एक लड़के को सन्यासी बनाया, बल्कि भारत के सबसे बड़े सूबे के पूरे राजनीतिक भविष्य की कहानी ही हमेशा के लिए बदल कर रख दी। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।